हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंसीडरेशन व्हेन इज कंसीडरेशन सेड टू बी अनलॉफुल। डिस्कस या एक्सप्लेन, जैसा भी आप समझना चाहें। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डिफाइन कंसीडरेशन की। तो एक बात याद रखना, जब हम यहाँ पर कंसीडरेशन की बात करने जा रहे हैं, जब हम यहाँ पर हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिफल, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसे डिफाइन कहाँ करा गया है। इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में इसे डिफाइन करा गया है। कंसीडरेशन का जनरल स्पीकिंग क्या मीनिंग होता है? तो कंसीडरेशन का जनरल स्पीकिंग मीनिंग की अगर मैं बात करूं, उससे पहले इस लीगल मैगजीन को समझ लो आप। समथिंग इन रिटर्न, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर ए है, वो यहाँ पर ए जो है वो बी से कहता है कि जो ए है वो बी को अपनी कार 7 लाख रुपए में बेचने की बात करता है और बी भी इस कार को 7 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, आप आंसर करिए। ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? ए के लिए कंसीडरेशन है वो 7 लाख रुपए। समथिंग इन रिटर्न, ए अपनी कार बी को दे रहा है, उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसके बदले में उसे बी से 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। वहीं पर अगर एक क्वेश्चन बने कि बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, वहीं पर एक क्वेश्चन बने बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, तो बी के लिए कंसीडरेशन होगा कार। समथिंग इन रिटर्न, बी 7 लाख रुपए फ्री में तो नहीं दे रहा ना ए को, उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसे कार मिल रही है। तो मतलब क्या होगा? समथिंग इन रिटर्न। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा आप कंसीडरेशन के रिगार्डिंग, कंसीडरेशन हमेशा से ही लॉफुल होना चाहिए। कल भी हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, तो वहाँ हमने सेक्शन 10 को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा था और वहाँ हमने ये जाना था कि अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे होंगे। और वहीं पर एक एसेंशियल था कि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट हमेशा से ही लॉफुल होना चाहिए, कि भाई जो आपका कंसीडरेशन है, जो आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों हमेशा से ही लॉफुल होने चाहिए। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल से बनाते हैं। यहाँ पर जो ए है वो ये कह रहा है कि वो अपनी कार इस बी को 5 लाख रुपए में देने के तैयार होता है। यहाँ पर जो ए को कंसीडरेशन मिलने वाला है 5 लाख रुपए, वो किसकी डिज़ायर पर है? एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर। यहाँ इस वाले केस में प्रोमिजर कौन हुआ? ए। तो ये ए के तहत ए की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसे कितना कंसीडरेशन चाहिए। और ये जो कंसीडरेशन है 5 लाख रुपए ए के लिए, इसको कौन देगा? या तो इसको जो प्रोमिसी है बी, इस केस में वो ए तक पहुंचा देगा, या फिर एक बी की तरफ से जो भी अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, जो उसका एजेंट वगैरह है, अदर पर्सन, वो उसे वो 5 लाख रुपए ए को पेमेंट कर देंगे। पर सबसे ज़रूरी और अहम बात यही होगी कि कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन इज कंसीडरेशन सेड टू बी अनलॉफुल। मैंने अभी आपको यही बात कही थी, सेक्शन 10 के तहत रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं, उसी का एक रिक्वायरमेंट आता है कि कंसीडरेशन हमेशा से ही लॉफुल होना चाहिए। आप कब कह सकते हैं कि कोई कंसीडरेशन अनलॉफुल है? तो इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 23, जहाँ पर शुरुआत में ही कह दिया गया है कि कोई भी कंसीडरेशन और कोई भी ऑब्जेक्ट लॉफुल माना जाएगा, पर अगर वो ऐसा कोई कंसीडरेशन आप रख रहे हैं अपने एग्रीमेंट में, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अपने एग्रीमेंट में पार्टीज रख रही हैं जो कि लॉ के नियमों को फोरबिट कर रहा है,
इस तरह के नेचर का है कि अगर उसे परमिट कर दिया जाए तो वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर सकता है। फ्रॉड्यूलेंट है, किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी पर्सन को, उसकी प्रॉपर्टी या उस पर्सन को इंजुरी पहुंचाने के पर्पस से किया गया है। इमोरल है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इन पॉइंट्स के तहत आ रहा है तो ऐसा कंसिडरेशन, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। और याद रखिएगा, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है। अनलॉफुल कब है? जब वो लॉ के नियमों को फॉरबिड कर रहा है, जब इस तरह के नेचर का है कि अगर उसे परमिट कर दिया जाए तो लॉ के नियमों को फॉरबिड करेगा। इमोरल है, एक्सेट्रा, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल अगर है तो वो वॉइड माना जाएगा। अब एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा, जब भी आप कोई एग्रीमेंट बना रही हैं पार्टीज़, तो वो एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर जो ए है वो एग्री होता है किस बात के लिए कि वो बी को 5,000 रुपये देगा अगर ये बी सी के यहाँ पर जाकर, सी के घर में जो उसकी बाइक रखी है, मोटर बाइक, उसको जाकर वह चोरी कर लेता है अगर, तो यहाँ पर ए बी को 5,000 रुपये देगा। आपको पता ही है, थेफ्ट करना, चोरी करना लॉ के द्वारा मना है, फॉरबिडन है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो बिटवीन ए और बी हो रहा है वो अपने आप में ही अनलॉफुल है, वो अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। अगर आप किसी इस तरह के नेचर का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसका नेचर ऐसा है कि अगर उसे परमिट कर दिया जाए तो वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करेगा, वो अपने आप में ही ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। वहीं पर एक और बात आती है, कोई अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो फ्रॉड्यूलेंट है, मतलब क्या हुआ? ए बी सी 3 लोग हैं, इन्होंने डी के साथ में फ्रॉड करा। ए बी सी तीनों ने मिलकर डी के साथ फ्रॉड करा और फ्रॉड के माध्यम से इन्हें कोई मनी वगैरह जो है रिसीव हुई थी। अब यहाँ पर ये तीनों मिलकर ये एग्री करते हैं कि ये जो इनको मनी रिसीव हुई है इसको आपस में बैठकर ये तीनों जने कैसे बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे में। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है उसका बेस क्या है? अनलॉफुल है, फ्रॉड्यूलेंट है, वो अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। इंजूरियस टू अनदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, ए एग्री होता है कि वो बी को 500 रुपये देगा अगर ये बी इस सी को हानि पहुंचाता है, हर्ट पहुंचाता है। ऑफकोर्सली यहाँ पर जो एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन ए और बी वो किस तरह का है? वो यहाँ पर इंजूरियस करने वाला एग्रीमेंट है फॉर सी। किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को आप इंजूरी करने की बात कर रहे हैं, हर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या है? इसका जो पर्पस है, जो इसका जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट का, वो कैसा है? वो अनलॉफुल है, वो अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। कोई जो पार्टीज हैं एग्रीमेंट की, अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रही हैं जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है, तो वो भी यहाँ पर इसमें अनलॉफुल है, वॉइड माना जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर ए जो है वो एग्री होता है कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा। क्यों देगा वो बी को 1 लाख रुपए? अगर जो बी है वो ए की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सर्विस लगवा देता है, तो यहाँ पर जो ए है वो बी को 1 लाख रुपए दे देगा। ऑफकोर्सली यह जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उसका मेन जो पर्पस है वो अपने आप में ही अनलॉफुल माना जाएगा। और भी कई एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जो कि रिलेट करते हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिख दी हैं इसमें, जैसे कि ट्रेडिंग विथ एनिमी, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक पॉलिसी जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
मैरिज, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स इसमें आपको अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाले में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था आज का रिलेटेड कि कंसीडरेशन किसे कहते हैं, ये हमने जान लिया जनरल स्पीकिंग। हमारा क्वेश्चन एक ये भी था कि आप कब कह सकते हैं कि कोई कंसीडरेशन अनलॉफुल है, तो हमने उसके भी पॉइंट्स यहाँ पर विथ सिंपल से सिंपल इलस्ट्रेशंस के साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं।